प्रिय छात्राओं, पिछले टर्न पर कैपिटल स्ट्रक्चर रेशोज़ मैंने बताए थे। आज हम इनको डिटेल में देखते हैं। ये हम वैसे रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। चलिए एक बार वापस हम देखते हैं। सबसे पहला अनुपात है डेट इक्विटी रेशियो। इसको हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं? डेट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू एक्सटर्नल इक्विटीज़ डिवाइडेड बाई इंटरनल इक्विटीज़, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। तो एक्सटर्नल इक्विटीज़ यानी जो इक्विटी या जो हमने अमाउंट है, जो राशि है बिज़नेस में, वो बाहरी साधनों से प्राप्त की है, उसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों आ जाएगा। और इंटरनल इक्विटीज़ में जो हमारी कैपिटल है, जिसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और जो भी रिजर्व्स हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे। और यदि प्रश्न में फिक्टिशियस एसेट्स दे रखी है तो उसको माइनस कर देंगे। यह अनुपात 1:1 हो तो उचित माना जाता है। यदि इससे कम है या ज़्यादा है तो उस व्यवसाय की स्थिति के अनुसार उसे हमें देखना होगा कि वो कितना उचित है। दूसरा अनुपात है दीर्घकालीन ऋण पूंजीकरण अनुपात या लॉन्ग टर्म डेट कैपिटलाइजेशन रेशो। यह अनुपात लॉन्ग टर्म डेट कैपिटलाइजेशन रेशो इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाई कैपिटलाइजेशन, इस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। इसको हम दूसरे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें कैपिटलाइजेशन से क्या आशय है? कैपिटलाइजेशन से आशय है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट। ऊपर हमने लॉन्ग टर्म डेट लिखा है और डिवाइडेड बाई जितनी भी कैपिटल्स हैं और रिजर्व एंड सरप्लस है उसमें हमें लॉन्ग टर्म डेट को जोड़ देना है। तो इसको तीसरे प्रकार से इस प्रकार से लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाई नेटवर्थ। नेटवर्थ से आशय आप सब समझते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस से होता है। तो नेटवर्थ प्लस लॉन्ग टर्म डेट, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यह अनुपात संस्था के कुल पूंजीकरण में दीर्घकालीन ऋणों के अनुपात को प्रदर्शित करता है। इसके बाद है स्वामित्व अनुपात, प्रॉपर्टी रेशियो। यह अनुपात स्वामियों के कोषों तथा कुल मूर्त संपत्तियों, टोटल टेंजिबल एसेट्स या कुल समताओं के मध्य संबंधित प्रदर्शित करता है। इन दोनों के मध्य क्या संबंध है ये बताता है। और हम इसको कैलकुलेट करते हैं प्रॉपर्टी फंड डिवाइडेड बाई टोटल टेंजिबल एसेट्स। अब प्रॉपर्टी फंड से आशय क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। जो भी प्रॉपर्टीज का फंड है जिसमें हम दोनों कैपिटल ले लेंगे और रिजर्व एंड सरप्लस ले लेंगे, और टोटल टेंजिबल एसेट्स। और इन तीनों का मतलब आपने देखा, ऊपर भी देखा था, रिजर्व एंड नेटवर्थ से है। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, नेटवर्थ अपॉन टोटल टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल कुल मूर्त संपत्तियों, इनके मध्य अनुपात को हम कहते हैं स्वामित्व अनुपात। इसके बाद है गियरिंग रेशो या गियर अनुपात। अभी गियर अनुपात से क्या तात्पर्य है? गियर अनुपात का तात्पर्य है स्थिर आय पूंजी एवं परिवर्तनशील आय पूंजी के मध्य संबंध से है। स्थिर आय पूंजी का तात्पर्य उस पूंजी से है जिस पर प्रत्यय की दर निश्चित अथवा स्थिर है। और यह निश्चित और स्थिर किस पर रहती है? या तो ऋण पूंजी पर ब्याज की दर स्थिर रहती है, आपने देखा लिखा होता है 6% डिवेंचर, 5% डिवेंचर, या पूर्वाधिकार अंश पूंजी पर लाभांश की दर स्थिर और निश्चित रहती है। तो स्थिर पूंजी वाली ऋण पूंजी और पूर्वाधिकारी अंश। इसके विपरीत परिवर्तनशील आय पूंजी का तात्पर्य समतांश अथवा साधारण अंश पूंजी तथा उनके कोषों से होता है, जिसका स्वामित्व समता अंशधारियों के पास होता है। ये परिवर्तनशील आय वाली पूंजी क्यों है? क्योंकि इनका डिविडेंड एक निश्चित नहीं होता है, घटता बढ़ता रहता है। तो इसका क्या फार्मूला होगा? गियरिंग रेशियो इक्वल्स टू फिक्स्ड चार्ज कैपिटल डिवाइडेड बाई वेरिएबल चार्ज कैपिटल।
इसमें फिक्स चार्ज कैपिटल, जैसा कि मैंने ये आपको बताया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स, जो भी फिक्स्ड जिस पे हमें इंटरेस्ट देना है, डिविडेंड देना है, और डिवाइडेड बाई इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। एक उच्च पूंजी गियरिंग वह होता है जिसमें समतांश पूंजी व संचयों का अनुपात स्थिर आय वाली पूंजी से निम्न अथवा अल्प हो, जबकि निम्न या अल्प पूंजी गियरिंग वह होता है जब कुल पूंजी का अधिकांश भाग साधारण अंश पूंजी से प्राप्त कर लिया गया हो। तो ये था गियरिंग अनुपात, गियर अनुपात। इसके बाद है डेट सर्विस रेशो, जिसको हम ब्याज अर्जन अनुपात या इंटरेस्ट अर्न रेशो भी बोलते हैं। यह अनुपात ब्याज तथा कर से पूर्व शुद्ध आय, EBIT जिसको आप शॉर्ट में लिखते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, में जितना ब्याज देना है उसका भाग देकर ज्ञात किया जाता है। ये देखिए फॉर्मूले में बताया हुआ है, EBIT अपॉन इंटरेस्ट पेबल। और यह अनुपात जितना अधिक होगा संस्था पर ब्याज का सापेक्षिक भार उतना ही कम होता है। जितना अधिक होगा यानी इंटरेस्ट का जितना ज़्यादा टाइम्स होगा, इसका मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ज़्यादा है। जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ज़्यादा है। तो ये अनुपात जितना अधिक होता है उतना ही संस्था पर ब्याज का भार कम होता है। देय ब्याज की तुलना में ब्याज तथा कर से पूर्व शुद्ध आय 6 से 7 गुना होनी चाहिए। यह अनुपात ऊंचा होने पर ऋणदाताओं का हित भी सुरक्षित होता है, क्योंकि यह निश्चित हो जाता है कि उनको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये इस प्रकार से आपके ये रेशोज से कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो, अगर केवल आपको टिप्पणी आती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर्स रेशो बताइए, तो उसमें आपको ये 5 रेशो बताने हैं। इनके फार्मूले लिखेंगे और इसका एग्जाम्पल के द्वारा इनको सॉल्व करके बताएंगे। तो इससे संबंधित आप क्वेश्चन कीजिएगा और कुछ नहीं समझ में आए तो उससे पूछिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।